अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद और आज की इस वीडियो में मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ। कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री के इस सीरीज़ ऑफ लेक्चर में आज हमने लेक्चर नंबर 24 को आप लोगों के सामने डिस्कस करने। लेक्चर नंबर 22 और 23 का जो लिंक है वो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा, आप उसको यहाँ से भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं जैसे कि रिलेटिव एक्सट्रीमम, एब्सोल्यूट एक्सट्रीमम, क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ये सारे हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे और मैं चाहूँगा कि आप लोग वो भी देखें ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। और अक्सर औक़ात ऐसा होता है ना कि आपके मिड टर्म में, क्विज़ेस में, आपके फाइनल एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछा जाता है कि किसी फंक्शन का जो मैक्सिमम है वो किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, उसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है और एब्सोल्यूट मैक्सिमम की वैल्यू क्या है। ये सारी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इनको एक दफ़ा लाजमी देखें। सो बाय द वे आज हम लेक्चर नंबर 24 को स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ लेक्चर नंबर 24 और इस लेक्चर में हमने बेसिकली जो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं मैं सबसे पहले आपको वो बता देता हूँ। न्यूटन्स मेथड को हमने डिस्कस करना है, उसके बाद न्यूटन्स मेथड्स के अंदर जो कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो उसके फ्लॉज हैं, उसको भी हमने डिस्कस करना है। उसके बाद हमने रोलेस थ्योरम को डिस्कस करना है और मीन वैल्यू थ्योरम को डिस्कस करना है। ये तीनों थ्योरम इंपॉर्टेंट हैं। ओके, हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम गिवन होता है तो उसके दो किस्म के सॉल्यूशन हो सकते हैं, या उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा जिसे हम एनालिटिकल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, या उसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन होगा, या जिसे हम अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो जब किसी प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो है ना वो फाइंड करना मुश्किल हो या पॉसिबल ना हो, तो उसके लिए हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। देखिए ना, अगर कोई प्रॉब्लम हमारे पास गिवन है तो उसका अगर हम सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते तो इसका ये मतलब नहीं कि हम उसको छोड़ दें। हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन बेशक हमें ना मिले, लेकिन हम उसका कोई न्यूमेरिकल सॉल्यूशन तो फाइंड कर सकते हैं ना। देखिए, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन जो है ना, बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे मेथड्स भी हैं जिसके ज़रिए जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन आता है वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन के बहुत करीब होता है, मतलब उसमें एरर बहुत कम होता है। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी स्कीम को यूज़ कर रहे हैं, कौन से मेथड को यूज़ कर रहे हैं। सो अगर तो हमारे पास ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो इस तरह की कोई लीनियर इक्वेशन हो या इवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसका सॉल्यूशन हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह की कोई इक्वेशन आ जाए x माइनस कॉज एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड करना जो है ना वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, या अगर पॉसिबल है तो उसके लिए जो है ना वो हमें बहुत ज़्यादा तरद्दुद करना पड़ेगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम जो कि एफ ऑफ एक्स गोज टू ज़ीरो फॉर्म में लिखे होते हैं उनका हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। और न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि बाइसेक्शन मेथड है, रेगुलर फॉल्सी मेथड है, सीकेंड मेथड है, फिक्स्ड पॉइंट आइटरेटिव मेथड है, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने किसको डिस्कस करना है? न्यूटन्स मेथड्स को डिस्कस करना है। और कोई भी हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन जो कि एफ ऑफ एक्स गोज टू ज़ीरो फॉर्म में लिखी हो, उसको हम न्यूटन्स आइटरेटिव मेथड या न्यूटन्स रफसन मेथड से, या सिंपल इसको न्यूटन्स मेथड भी कहते हैं, से सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन होता है वो हम कैसे फाइंड करते हैं? हमारे पास कोई प्रॉब्लम गिवन होगा, हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्यूशन या अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो उसको हम इस तरह से फाइंड नहीं करते। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हर मेथड में वैसे डिफरेंट होता है, उसके लिए हम इनिशियल गेस जो है ना वो सपोज कर लेते हैं। हम सपोज कर लेते हैं यार कि x1 इसके बराबर है, ये हमारा जो है ना ये सॉल्यूशन है, हम खुद से सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब खुद से सपोज करेंगे, उसके बाद कुछ ऑपरेशंस करेंगे, कुछ आइट्रेशन के बाद हमें सॉल्यूशन मिलता जाएगा, और हम वो आइट्रेटिव प्रोसेस कहाँ पे स्टॉप करेंगे? जहाँ पे जो हमारे पास अननोन की वैल्यूज़ है ना वो बहुत करीब करीब आना शुरू हो जाए, मतलब उनमें एरर बहुत कम हो। लेट्स सपोज x5 जो है ना वो 10 के बराबर है, तो x6 जो है ना, मतलब 6 आइट्रेशन वो 10.001 हो, तो मतलब इनमें x5 और x6 की वैल्यू में बहुत माइनर सा डिफरेंट है, तो यहाँ पर हम फिर स्टॉप कर देते हैं। तो स्टॉपिंग क्राइटेरिया पे अभी हम नहीं जाते, उसके लिए बाकायदा फार्मूलाज हैं, उन पे हम नहीं जाते, हमने जस्ट न्यूटन्स मेथड को डिस्कस करने। ओके, अभी मैंने कुछ आप लोगों को बेसिक बता दिए।
अच्छा, अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपने जो है ना वो गौर से सुनना है। What does it mean for an equation to have a solution or that f of x equal to 0? अगर f of x goes to 0 फॉर्म में कोई क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, कोई इक्वेशन नॉन लीनियर इक्वेशन गिवन है, तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करने का क्या मतलब है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आपने इसको गौर से सुनना है क्योंकि आगे न्यूटन्स मेथड बहुत आसान है, जस्ट आपने इसको गौर से सुनना है। It means that we are looking for those x values for which the corresponding y value or f of x is 0. मतलब हमने x की वो वाली वैल्यू फाइंड करनी है जिन पर अगर हम f अप्लाई करें, मतलब f of x जो है ना ये y के बराबर होते हैं, y इज इक्वल टू f of x होते हैं। देख लें यहाँ पर भी लिखा हुआ है, मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ। देखिए ये y इज इक्वल टू f of x, ये जनरल फॉर्म है इसकी, ठीक है ना। अच्छा, इसका मतलब ये है कि x की वो वाली वैल्यूज जिनके लिए y 0 होता है। अब y कहाँ पे 0 होता है? y जो है वो x एक्सिस पे 0 होता है। जो x एक्सिस है, देखिए ना आपके पास, ये आपके पास जो लाइन है ये x एक्सिस है और ये जो ऊपर वाली लाइन है ये y एक्सिस है। तो यहाँ पर आपके पास x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है। मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे पास फंक्शन गिवन है, जो उसका ग्राफ होगा फंक्शन का, जहां पर वो x एक्सिस को क्रॉस करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वो वाला पॉइंट बेसिकली उस नॉन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। समझ गए आप? अच्छा, अब हम ज़रा मूव करते हैं न्यूटन्स मेथड पे। न्यूटन्स मेथड बहुत आसान है, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। सो न्यूटन्स मेथड जो है ना वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपको, मेरे पास एक बुक पढ़ी हुई है, मैं वहाँ से आपको ना थोड़ा सा पिक्चर समझाना चाह रहा हूँ, वहाँ पे ज़्यादा क्लियर लिखा हुआ है। ओके, न्यूटन्स मेथड को हम न्यूटन्स रफसन मेथड भी कहते हैं। इज अ स्कीम फॉर फाइंडिंग अ न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म f of x goes to 0 वेयर f of x इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। जो फंक्शन है ना वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब हर पॉइंट के ऊपर जो आपके पास डोमेन गिवन होगी उसमें कंटिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। एंड द इक्वेशन इज नाउन टू हैव अ सॉल्यूशन नियर अ गिवन पॉइंट। द मेथड इज इलस्ट्रेटेड इन दिस फिगर। अच्छा, इस फिगर को आपने गौर से देखना है, मैं ज़रा इसको जूम भी कर देता हूँ। इस पिक्चर को आपने गौर से समझना है। न्यूटन्स मेथड बेसिकली कह क्या रहा है? अच्छा, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है जिसका ये ग्राफ है, ये ब्लैक लाइन जो है ना ये ग्राफ है, ये फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। ये जो ब्लैक लाइन है ये फंक्शन का ग्राफ है। अच्छा, ये जो फंक्शन है ये x एक्सिस के ऊपर यहाँ पे जो है ना इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना ये हमारा एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। लेकिन हमें तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन पता नहीं है, तो हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचेंगे? देखिए, हमने न्यूटन्स मेथड में ना सुपोजिशन करनी है, इनिशियल गेस जो है ना वो सपोज कर लेना है। हमने सपोज कर लेना है कि ये जो x1 है ना ये इस फंक्शन का, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ये जो x1 है ये इस f ऑफ x का सॉल्यूशन है, ये हमने सपोज कर लिया। ये x1 है, x1 अगर हमारे पास हो, जो कि हमने गेस करना है सबसे पहले, x1 अगर हमारे पास हो तो हम x1 को फंक्शन के अंदर पुट करके f ऑफ x1 फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको पता है, देखिए ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसमें कोई भी एक पॉइंट होगा उसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स कोमा वाई। x1 हमारे पास हमने खुद गेस किया है, x1 को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे f ऑफ x1 फाइंड कर लिया जो कि बेसिकली y के बराबर है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो जिसके साथ मैंने अपना पेन रखा हुआ है, इस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक होगा x1 ये वाला, और दूसरा y की जगह पे क्या होगा f ऑफ x1। ये जो पॉइंट है इस फंक्शन के ग्राफ पर, न्यूटन्स मेथड क्या कहता है कि अगर हम इस पॉइंट पर एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर लें, ओके, इस पॉइंट के ऊपर हमने एक टेंजेंट लाइन ड्रा करनी है, आपको नजर भी आ रही है रेड लाइन जो है, ओके। ये टेंजेंट लाइन क्या होती है? जो कर्व पर एक पॉइंट को मस करके गुजरे, मतलब एक पॉइंट को टच करके गुजरे, वो होती है टेंजेंट लाइन, ओके। तो ये आपके पास इस पॉइंट के ऊपर हमने टेंजेंट लाइन ड्रॉ की, और ये जो लाइन है ये यहाँ पर x एक्सिस को इस पॉइंट के ऊपर टच करती है। ये पॉइंट क्या होगा फिर? x2 होगा। x2 हमारे पास पॉइंट होगा, इस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होंगे ना, x और y। x हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है वो तो x2 है, जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है, सही है। ये पॉइंट x2, 0 है, और ये पॉइंट क्या है? x1, f ऑफ x1। इन दोनों पॉइंट्स पर हमने स्लोप का फार्मूला यूज करना है। अब यहाँ पे फार्मूला कैसे बने हैं वो भी देख लें आप।
देखिए ना, ये एक पॉइंट है जो कि x1 कॉमा एफ ऑफ x1 है, और ये दूसरा पॉइंट है x2 कॉमा 0, क्योंकि यहाँ पे y2 0 है, x एक्सिस है ना, तो यहाँ पे 0 होगा ना। तो इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हमें 2 पॉइंट जो है ना स्लोप फॉर्म वो पता है कि 2 पॉइंट्स अगर एक्स वाई प्लेन में गिवन हो, उन 2 पॉइंट से एक लाइन जो बनती है उसकी स्लोप हम कैसे फाइंड करते हैं, मैं आपको यहाँ पे लिख के भी बता देता हूँ। देखिए हमारे पास अगर एक्स वाई 2 पॉइंट्स हो, एक हो x1, दूसरा हो y1, और एक और पॉइंट हो यहाँ पे, ये एक पॉइंट है, एक दूसरा पॉइंट लेट्स सपोज यहाँ पे है x2 y2, ये दूसरा पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बन रही है, ये वाली लाइन, इस लाइन की स्लोप हम कैसे फाइंड करेंगे, ये फार्मूला होता है m इज इक्वल टू y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2। ओके, अब ये जो y1 है इसको हम f ऑफ x1 भी लिख सकते हैं, और ये जो y2 है इसको हम f ऑफ x2 भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2। ये वाला फार्मूला एग्जैक्टली यूज हुआ है। अब क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो ये जो टेंजेंट होते हैं, जो स्लोप होती है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव को शो कर रहा होता है ना। तो इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास फंक्शन क्या है, f ऑफ x1, तो मतलब हमारे पास जो डेरिवेटिव होगा वो f प्राइम ऑफ x1 होगा ना फिर। तो f प्राइम ऑफ x1 दिस इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इसका जो y वाला कोऑर्डिनेट है x2 तो हमारे पास है, लेकिन y वाला कोऑर्डिनेट जो कि y2 है वो 0 है यहाँ पे, क्योंकि ये x एक्सिस है। तो y2 यहाँ पे 0 होगा। यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट है ये x1 कोमा एफ ऑफ x1 है, और जो दूसरा पॉइंट है वो x2 कोमा 0 है। इन दोनों पॉइंट्स पर हम स्लोप 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाएंगे, तो हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरह का बनेगा, f प्राइम ऑफ x1 दिस इज इक्वल टू f ऑफ x1 माइनस, क्योंकि y2 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, x1 माइनस x2। अच्छा, तो यहाँ पे इसको आप अरेंज करें, क्योंकि x1 ये वाला जो है ये तो हमने खुद से चूज़ किया था, तो बेसिकली हम यहाँ से y2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इन दोनों को अगर आप अरेंज करें तो उसके बाद हमें x2 क्या मिलेगा, x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय f प्राइम ऑफ x1। सही है। अच्छा, अब हम अपने इस ग्राफ को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास देखिए x1 हमने खुद गेस किया था, तो हमने x2 की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब x2 के ऊपर हम प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं इधर, तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट है ये वाला ग्राफ के ऊपर, वो क्या पॉइंट होगा, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x2 कॉमा एफ ऑफ x2। अब इस पॉइंट के ऊपर आपने अगेन से टेंजेंट ड्रॉ करना है, जिस तरह से आपने यहाँ पे ड्रॉ किया था। जब मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो ये वाला जो रेड लाइन है वो एक्स एक्सिस को यहाँ पे टच करती है। तो अब ये वाला जो पॉइंट होगा वो x3 होगा, क्योंकि पहला x1 था, फिर x2, फिर x3 कॉमा 0 होगा ये, क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस के ऊपर y0 होता है। ओके, अच्छा, अब ये पॉइंट, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर जब दोबारा से आप जो है ना वो 2 पॉइंट स्लोप जो का फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे, तो हमारे पास जो x3 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे उसने इन जनरल लिख दी है, लेकिन x3 बराबर होगा x2 माइनस एफ ऑफ x2 डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ x2। इसी तरह से आप ये प्रोसेस कंटिन्यू करते जाएं। अब देखिए x3 आ गया, x3 के ऊपर हम जो पॉइंट है वो फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि x3 पॉइंट को जब आप फंक्शन में पुट करेंगे तो हमें f ऑफ x3 मिल जाएगा ना। तो ये पॉइंट क्या होगा, x3 कोमा एफ ऑफ x3। इस पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट ड्रा करें तो आपके पास यहाँ पे टेंजेंट लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को यहाँ पे टच करेगी। अब इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर आप जो है ना वो 2 पॉइंट स्लोप का फार्मूला जो है वो यूज़ करें तो हमें x4 की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह आप करते करते जाएंगे तो हमें जो एग्जैक्ट सोल्यूशन के बहुत करीब जो है ना वो सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, न्यूटन्स मेथड का ये हमारे पास प्रोसीजर है कि आपके पास जो फंक्शन का ग्राफ होता है वो जहाँ पे एक्स एक्सिस को टच करेगा वो एग्जैक्ट सोल्यूशन होता है, ये तो हम सबको पता है। न्यूटन क्या कहता है कि हम स्टार्ट में एक गेस कर लेंगे जो कि हमारा इनिशियल सोल्यूशन होगा, उस इनिशियल सोल्यूशन को यूज़ करते हुए हम एग्जैक्ट सोल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ टेंजेंट लाइन। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात है जो कि हमने बेसिकली दूसरे टॉपिक में डिस्कस करनी है, जो कि सम डिफिकल्टीज ऑफ न्यूटन्स मेथड वाला टॉपिक था। वो क्या था कि हो सकता है कि हम जो इनिशियल गेस सपोज करें वो जो है ना वो इस एग्जैक्ट सोल्यूशन की अपोजिट साइड पे हो या बहुत दूर हो, ये तो हम पे डिपेंड करता है ना कि हम जो है ना वो एग्जैक्ट सोल्यूशन के कहीं करीब जो है ना वो जो इनिशियल गेस है वो सपोज करें। आगे जाके एक एग्जांपल भी हम करेंगे आपके हैंडआउट्स में, जिसमें हम जो इनिशियल गेस सपोज करते हैं वो जो है ना वो एक्यूरेट नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ पे हम एग्जैक्ट सोल्यूशन तक नहीं पहुँच सकते। ओके, अब ज़रा मैं हैंडआउट्स ओपन करता हूँ और हैंडआउट्स ओपन करने से पहले मैं आपको जनरल फार्मूला दिखा देता हूँ।
ये इसकी डेरिवेशन ऐसे ही होती है, ठीक है ना। ये इसने तो एक पॉइंट के लिए किया है तो दूसरे पॉइंट के बाद उसने जनरल फार्मूला लिख दिया है। आप अगर इन सारे पॉइंट्स के लिए करें, देखें ना, पहले x1 के लिए किया था हमने, फिर x2 के लिए, फिर x3 के लिए, x4 के लिए एंड सो ऑन, ठीक है ना, अप टू द लास्ट आइट्रेशन। सही है, हम करेंगे तो हमारे पास एक जनरल सा ना एक समझ लें कि चेन बन जाएगी। उसी चेन को हम जो है ना वो न्यूटन्स मेथड का फार्मूला कहते हैं। और वो फार्मूला क्या है, एक्स आई प्लस वन इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई एफ प्राइम ऑफ एक्स आई। ठीक है, तो ये न्यूटन्स मेथड का फार्मूला है। और ये जो आई है बेसिकली ये आइट्रेशन को शो कर रहा है, फर्स्ट आइट्रेशन, सेकंड आइट्रेशन, थर्ड आइट्रेशन एंड सो ऑन। ओके, इस फार्मूले को हम टेलर्स जो सीरीज़ होती है, टेलर सीरीज़, उसके ज़रिए भी जो है वो प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हम जस्ट न्यूटन्स मेथड को अंडरस्टैंड कर रहे थे। और इसके बाद हम जो न्यूटन्स मेथड की कुछ एग्जांपल्स आपके हैंड आउट्स में हैं और जो मेरी बुक में भी हैं उसको हम आप लोगों के सामने डिस्कस करते हैं। ओके, ये सब कुछ वही है जो मैंने आपको पहले बता दिए। सही है, अच्छा, यहाँ पर उसने आई की जगह एन यूज़ किया है, आपने परेशान नहीं होना। देखिए उसने एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ प्राइम ऑफ एक्स वन। ठीक है, तो इसने आई की जगह यहाँ पे एन यूज़ किया है। इट्स ओके, आप परेशान नहीं हो। अच्छा, अब ज़रा एक एग्जाम्पल जो है ना, आसान सी एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं और फिर हम मुश्किल की तरफ जाएंगे। ओके, यहाँ पे मेरे पास एक एग्जाम्पल है इसकी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, लेट मी चेक। ओके, ये आपके पास एग्जांपल है, मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ओके, ये आपके पास एग्जांपल है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन यूजिंग न्यूटन्स मेथड। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 8 माइनस 4.5 इंटू एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। देखिए ना, ये एफ ऑफ एक्स गोज टू 0 फॉर्म में लिखा हुआ है ना, लेफ्ट साइड पे जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स है, एक्स का फंक्शन है, इक्वल टू 0 बाय यूजिंग न्यूटन्स मेथड इन द फॉलोइंग टू वेज। तो पहला मेथड तो ये है कि आपने कैलकुलेटर की मदद से आपने उसको मैनुअली सॉल्व करना है, डिफरेंट आइट्रेशंस जो है वो परफॉर्म करनी है। दूसरा मेथड ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है जिसमें 10 या 15 या 20 या 50 या 100 आइट्रेशन करनी पड़ जाए, तो उसके लिए फिर हम मैनुअल तरीका जो है ना यूज़ नहीं कर सकते। वो हमारे लिए बहुत जो है ना वो सर दर्द बन जाएगा। इस वजह से हम फिर मैटलैब को यूज़ करते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर जितनी भी टेक्निक्स हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, उन सब के बिल्ट इन फंक्शन पहले ही बने हुए हैं, आपने जस्ट डाटा एंटर करना है, तो उसके बाद हमें उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमने जो इनिशियल गेस चूज़ करना है, क्योंकि न्यूटन्स मेथड में आपको पता है कि एक इनिशियल गेस चूज़ करते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, हम ये सपोज कर लेते हैं। इन बोथ पार्ट्स यूज एक्स इज इक्वल टू 2 एज द इनिशियल गेस ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, अब ज़रा हम सॉल्यूशन पे जाते हैं। सॉल्यूशन पर जाने से पहले एक दफ़ा मैं आपको ना फार्मूला दिखा देता हूँ। इसको प्लीज़ एक दफ़ा आप बेशक अपने पास लिख लें। ये आपके पास न्यूटन्स मेथड का जो था ना फार्मूला था, एक्स आई प्लस वन इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई एफ प्राइम ऑफ एक्स आई। इस फार्मूले में अगर आप गौर से देखें तो हमें जो फंक्शन है ना वो भी चाहिए, एफ ऑफ एक्स आई चाहिए, और फंक्शन का डेरिवेटिव भी चाहिए। सही है, तो फंक्शन तो हमारे पास इस एग्जांपल में गिवन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इन द प्रेजेंट प्रॉब्लम एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, 8 माइनस 4.5 इंटू एक्स माइनस साइन एक्स। हमें फार्मूले के अंदर डेरिवेटिव भी चाहिए, तो इसका हम डेरिवेटिव भी ले लेते हैं। सिंपल सा डेरिवेटिव है इसका, 8 का तो 0 हो जाएगा, माइनस 4.5 कांस्टेंट नंबर है, इसको हमने यहीं पे लिखा, और x का डेरिवेटिव 1 और साइन x का cos x आ गया। फंक्शन भी है, फंक्शन का डेरिवेटिव भी है। टू स्टार्ट द आइट्रेशन एफ ऑफ एक्स और एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है ना, उन दोनों को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 3.14 इक्वेशन में, जो कि मैंने अभी आपको दिखाई है। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पुट की, फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू पुट की, क्योंकि हमारे पास जो जनरल फार्मूला था उसमें एफ जो फंक्शन था वो एक्स आई पर एवेल्यूएट था, एफ ऑफ एक्स आई था ना, तो आप इस फंक्शन के अंदर एक्स को रिप्लेस कर दें एक्स आई से, इधर भी रिप्लेस कर दिया। अब डेरिवेटिव में भी सिंपल एक्स है, तो हमें डेरिवेटिव एक्स आई पर चाहिए, तो हमने डेरिवेटिव में भी जो है ना वो एक्स को रिप्लेस कर दिया एक्स आई से। अब ये जो इक्वेशन 3.20 है, ये आपके पास जो है ना वो मेन इक्वेशन है। अब इन द फर्स्ट आइट्रेशन आई की जगह आप 1 पुट करें, आई की जगह जब आप 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू यहाँ पे x1 हो जाएगा, यहाँ पर भी x1, यहाँ पर भी x1, यहाँ पर भी x1।
और x1 की वैल्यू उसने हमें पहले ही बताई हुई है कि इनिशियल गैस आपने क्या चूज कर की है, 2, x1 इज इक्वल टू 2। जहां जहां x1 है उस सारे की जगह आपने 2 पुट किया, इधर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब आपने जस्ट जो है ना कैलकुलेटर की मदद लेनी है और इसको सॉल्व करना है, तो हमें x2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2.48517। देखिए ये पॉइंट के बाद 5 डिजिट तक आंसर है। आप कैलकुलेटर की मदद से पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक भी सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अपने कैलकुलेटर को 4 डिजिट तक भी जो है ना वो फिक्स कर सकते हैं। इस से रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि आप कैलकुलेटर को कैसे फिक्स करते हैं, वो भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है ना कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक जो है ना वो आंसर फिक्स किया जाता है, 5 की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, अब x2 की वैल्यू, x1 तो हमने खुद चूज़ किया था, x2 की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब इसी फार्मूले के अंदर ये जो आपके पास इक्वेशन 3.20 है, इसके अंदर i की जगह आप 2 रखेंगे, तो फिर हम सेकंड आइट्रेशन में चले जाएंगे। i की जगह 2 रखें तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे x3 बन जाएगा, यहाँ पे x2, यहाँ पे x2, यहाँ पे x2, यहाँ पर भी x2। ओके, सो ये आपके पास फॉर द सेकेंड आइट्रेशन i इज इक्वल टू 2 रखेंगे, तो यहाँ पे x2 जो है हमारे पास इक्वेशन नंबर मतलब जो फर्स्ट आइट्रेशन में आया x2 की वैल्यू, वो भी हमने यूज़ करनी है। यहाँ पे देखें उसने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, x2 की जगह उसकी वैल्यू पुट की, यहाँ पर भी x2, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसको भी आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करें तो हमें x3 की वैल्यू 2.43099 मिल जाएगा। ओके, यही प्रोसेस आपने कंटिन्यू करना है। ये हमने फर्स्ट 2 आइट्रेशन यहाँ पे किए जस्ट आपको समझाने के लिए। ओके, इस इक्वेशन नंबर 3.20 में आप i की जगह आप 3 पुट करें तो आप थर्ड आइट्रेशन में चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक बात आपने गौर से देखनी है कि हम हर नए आने वाली आइट्रेशन में उससे पहले वाली आइट्रेशन में जो वैल्यू मिल रही है वो यूज़ कर रहे हैं। देखें ना, फर्स्ट आइट्रेशन में हमें x2 मिला था, ठीक है, सेकेंड आइट्रेशन में हमने x2 को यूज़ किया है तो x3 मिल गया है। सही है, ये प्रोसेस आपने कंटिन्यू करना है। आपके पेपर में हो सकता है इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, आपने इसको न्यूटन्स मेथड से सॉल्व करना है और पहली 3 आइट्रेशन जो है वो परफॉर्म करनी है। इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है। या मे बी उन्होंने ये भी दिया हो कि क्या नाम है, जब आपके पास x2, x3 या x4 जो आप निकालेंगे उनकी वैल्यूज़ में माइनर सा डिफरेंस होगा तो आप वहाँ पे स्टॉप कर दें, तो उस तरह स्टॉपिंग क्राइटेरिया भी आपको गिवन हो सकता है, ठीक है ना। सो ये एक एग्जांपल थी। अब हम एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये आपके पास एक और एग्जांपल है, कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन्स मेथड। ये आपके पास जो एफ ऑफ एक्स गोज टू 0 फॉर्म में गिवन क्वेश्चन है, इसका हम एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसका हम एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे कि इसका हम चेक करते हैं कि क्या न्यूमेरिकल सोल्यूशन जो है ना वो इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन के बराबर आता है या नहीं, उसमें कितना डिफरेंस आएगा, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। ओके, मैं इसको रीड करता हूँ। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1/x - 2 गोज टू 0 बाई यूजिंग न्यूटन्स मैथड। हमने इसका न्यूटन्स मैथड के जरिए सोल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट, जिसे हम इनिशियल एस्टिमेट ऑफ द सोल्यूशन कहते हैं या इनिशियल गेस कहते हैं, यूज़ ए पार्ट में हमने x इज इक्वल टू 1.4 यूज़ करना है, बी पार्ट में x इज इक्वल टू 1 यूज़ करना है और सी पार्ट में 0.4 यूज़ करना है। ये तीनों हमने 3 पार्ट्स हैं हमारे पास, और ये हमारे पास तीनों पार्ट्स में जो इनिशियल गेस है वो हमारे पास गिवन है। ओके, द इक्वेशन कैन इजीली बी सॉल्व एनालिटिकली। इसका मतलब ये है कि हम इस गिवन इक्वेशन को जस्ट 2 को इस साइड पे लेके आए तो x की वैल्यू हम यहाँ से इजीली जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं, और वो कितनी है, x की वैल्यू 0.5 है। लेकिन हम जस्ट जो है ना वो समझ लें कि बस चेक करने के लिए कि क्या इसका हम न्यूमेरिकल सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो वो कितना डिफरेंट आएगा, उसके लिए हमने इनिशियल गेस जो है ना वो चूज़ कर लिए। देखें ना, ये 0.5 जो है ये एग्जैक्ट सोल्यूशन है। अब हमने जो पहले पार्ट में जो हमने इनिशियल गेस लिया वो 1.4 है, जो कि 0.5 से बहुत दूर है। बहरहाल इसको हम चेक कर लेते हैं। फॉर अ न्यूमेरिकल सोल्यूशन विद न्यूटन्स मेथड द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। ये फंक्शन है हमारे पास, और इसका हम डेरिवेटिव भी हमें क्योंकि चाहिए होता है तो हम इसका डेरिवेटिव भी ले लेते हैं। जैसे इस पे आपने पावर रूल लगाया, हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। अब फंक्शन को भी और उसके डेरिवेटिव को आप एक्स आई पर कैलकुलेट करने के बाद इस फार्मूले में पुट कर दें। देखिए ना, ये मैंने एक्स आई वैसे ही लिखा, एफ ऑफ एक्स आई जो है ना यहाँ पे पुट कर दिया, और एफ प्राइम ऑफ एक्स आई जो ये भी यहाँ पे पुट कर दिया। हमारे पास सिंपल फंक्शन था, इसमें एक्स था,
तो हमें तो एक्स आई पे चाहिए ना, तो एक्स को रिप्लेस कर दिया एक्स आई से यहाँ पर भी, और इसके डेरिवेटिव में भी एक्स को रिप्लेस कर दिया एक्स आई से। इससे आपने परेशान नहीं होना। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये बचेगा 2 इंटू एक्स आई माइनस एक्स आई का स्क्वायर। क्या आप सिंप्लीफाई करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम ए पार्ट की बात करते हैं। When the starting point for the iteration is x1 is equal to 1.4, the next two iterations using equation 3.23, ये आपके पास इक्वेशन है, इसी को आपने यूज़ करना है। यहाँ पर सबसे पहले आप i की जगह 1 पुट करें। फर्स्ट आइट्रेशन में 1 पुट करेंगे तो जहाँ पर मैंने पेन रखा हुआ है तो ये i 1 + 1 2 हो जाएगा। x2 यहाँ पर देखें, x1 यहाँ पर x1 तो हमने 1.4 चूज़ किया है ना, देख लें आप, x1 यहाँ पे पुट किया, 1.4 इधर भी पुट किया। इसको सॉल्व करेंगे तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1.12, ठीक है। x1 कितना था 1.4 और x2 कितना आ गया -1.12, ओके। अच्छा, अब इसी में जिसमें यहाँ आपके पास जो इक्वेशन 3.23 है, इसमें आप i की जगह 2 पुट कर दें, क्योंकि अब हमने सेकंड आइट्रेशन की बात करनी है। तो जहाँ पर मैंने पेन रखा हुआ है देखें, 2 + 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, x3 यहाँ पे x2 यहाँ पे x2, तो आपके पास ये उसने सॉल्व किया है। x3 = 2 इंटू x2 माइनस x2 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू आपने फर्स्ट आइट्रेशन में फाइंड की है, यहाँ पे पुट करें, इसको सॉल्व करें तो हमें -4.7488 मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या रिजल्ट जो है ना वो अखज़ किया है, देखिए हमने हमारे पास जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन था वो कितना था 0.5। जब हमने x1 1.4 लिया है जो कि इनिशियल गेस है, वो 0.5 से काफ़ी दूर है, ठीक है। तो हमें x1 ये है, x2 कितना मिला -1.12, ये प्लस में है ये माइनस में है। जब हमने नेक्स्ट आइट्रेशन की तो हमें रिजल्ट क्या मिला -4.7488, तो ये आगे जा रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब है ये तो 0.5 की तरफ आ ही नहीं रहा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, दीज रिजल्ट्स इंडिकेट दैट न्यूटन्स मेथड डाइवर्स, मतलब यहाँ पर हम जब इसको 1.4 एज ए इनिशियल गेस लेते हैं तो ये इसका सोल्यूशन नहीं आता, ये एग्जैक्ट सोल्यूशन की तरफ जा ही नहीं रहा। एग्जैक्ट सोल्यूशन तो 0.5 है और ये तो माइनस की तरफ जा रहा है। अब जो आप आइट्रेशन करते जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा माइनस वाली साइड पे, माइनस इन्फिनिटी वाली साइड पे बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इनिशियल गेस है ये बहुत मैटर करता है। जब आप समझ लें कि ये एक तुक्का है, जब आप इनिशियल गेस सही वाला चूज़ करेंगे तो आप जो है ना वो जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा प्रॉब्लम का उसकी तरफ मूव करेंगे। अब ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे, ठीक है ना, कि आप इनिशियल गेस क्या चूज़ करते हैं। देख लेना, आपने 1.4 चूज़ किया तो उससे तो ये डाइवर्ज कर गया है, इससे तो हमें रिजल्ट मिल ही नहीं रहा। अच्छा, अब ज़रा दूसरा पार्ट देख लें आप। दूसरे पार्ट में क्या है, हमने जो इनिशियल गेस लिया है वो x = 1 लिया है, जो कि 0.5 के बहुत करीब है, पास ये ना मतलब। अच्छा, अब हम ज़रा बी पार्ट यहाँ पे देख लेते हैं। When the starting point for the iteration is x = 1, the next two iterations, अब जो नेक्स्ट टू आइट्रेशन है वो आपको पता है कैसे करनी है, जस्ट मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ। x1 तो 1 था जो कि आपके पास इनिशियल गेस था, x2 जब हमने निकाला तो 0 मिल गया, x3 जब हमने निकाला वो भी 0 मिल गया। इसका क्या मतलब है, फ्रॉम दीज रिजल्ट्स it looks like the solution converges to x = 0, which is not a solution। देख लेना, x2 0 आया, x3 0 आया, x4 भी 0 आएगा। इसका मतलब है सोल्यूशन तो 0 की तरफ जा रहा है, 0 को कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन हमें तो 0.5 चाहिए जो कि एग्जैक्ट सोल्यूशन है। इसका मतलब है कि ये आपके पास जो x = 1 है ये भी इनिशियल गेस सही नहीं है, ठीक है। अब हम ज़रा सी पार्ट देखते हैं। When the starting point for the iteration is x = 0.4, देखिए ना, एग्जैक्ट सोल्यूशन 0.5 था और जो हमने सपोज किया है अभी वो क्या है, x = 0.4, ये इनिशियल गेस हमने सपोज किया है। जब हमने वही फर्स्ट आइट्रेशन की है तो x2 की वैल्यू कितनी मिली 0.48, x3 जो हमने सेकंड आइट्रेशन की तो x3 की वैल्यू कितनी मिली 0.4992। देखो ना, ये 0.48 है, ये 0.4992 है, तो ये 0.5 की तरफ जा रहा है। जब आप नेक्स्ट आइट्रेशन करेंगे तो ये 0.5 के और करीब होगा, नेक्स्ट आइट्रेशन करेंगे तो ये 0.5 के और करीब होगा, एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है कि ये जो 0.4 है ये हमने सही इनिशियल गेस चूज़ किया है। तो आई होप सो आपको ये वाली जो एग्जांपल है इससे चीज़ें अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाएंगी कि न्यूटन्स मेथड का फ्लॉ क्या है। फ्लॉ पहला तो ये है कि आप जो इनिशियल गेस चूज़ करेंगे ना वो सही होना चाहिए। अगर वो सही नहीं है तो आप कभी भी एग्जैक्ट सोल्यूशन की तरफ जो है ना वो कन्वर्ज नहीं करेंगे। ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। अब ज़रा मैं आपके हैंडआउट्स निकालता हूँ। ओके,
ये आपके हैंडआउट्स हैं, इसमें भी आपके पास एक एग्जाम्पल गिवन है, इसको प्लीज़ एग्जाम्पल को देख लीजिएगा क्योंकि मैंने आपको जस्ट समझा दिया है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पेपर में यही एग्जाम्पल आए, ठीक है। फंक्शन आपके पास ये गिवन है, फंक्शन का आप डेरिवेटिव भी फाइंड कर लें, उसको फार्मूले के अंदर पुट कर दिया, वहाँ पे एक्स आई यूज़ किया था, यहाँ पे एक्स एन है, परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। जस्ट यहाँ पे आप इनिशियल गेस्ट जो है ना वो सोच समझ के आप चूज़ करें, इसको आप रीड कीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी, बहुत आसान से, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है इस लेक्चर का वो क्या है, सम डिफिकल्टीज विद न्यूटन्स मेथड। ये पहले तो मैंने आपको बता भी दी है, ठीक है ना। एक तो ये है कि आपका इनिशियल गेस सही होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, न्यूटन्स मेथड डज नॉट ऑलवेज वर्क। न्यूटन्स मेथड हमेशा वर्क नहीं करता, जैसे कि मैंने आपको बता भी दी है, हमने 2 एग्जांपल्स किए हैं जिसमें वो डाइवर्ज कर गया था। ज़रूरी नहीं है कि न्यूटन्स मेथड हमेशा वर्क करे। इफ़ फॉर सम वैल्यूज ऑफ एन एफ प्राइम ऑफ एक्स एन then the formula for Newton's method involves division by 0 and we are out of business। इसका मतलब ये है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए आपके पास ये न्यूटन्स मेथड का फार्मूला था, ये वाला, ठीक है। सपोज करते हैं कि x, ये जो एक्स एन लिखा हुआ है, ये x1 होगा, x2, x3, x4। x की किसी वैल्यू के लिए अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाए तो जब डिनोमिनेटर के नीचे 0 होगा फिर तो हम इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि जो फंक्शन है और जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होने चाहिए ऑल पॉइंट्स पर, तभी ये न्यूटन्स जो मेथड है ये हम अप्लाई कर सकते हैं, ओके। ये दूसरा पॉइंट था। अब हम तीसरे पॉइंट पे जाते हैं। सच अ केस विल अकर इफ द टेंजेंट लाइन फॉर सम अप्रोक्सीमेशन हैज स्लोप 0 और इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या है, मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। मेरे पास जो बुक है मैं यहाँ से समझाता हूँ आपको। हमने जो सबसे पहले ग्राफ देखा था न्यूटन्स मेथड को के फार्मूले को डिराइव करने के लिए, उसको मैं ओपन करता हूँ, ओके दिस वन। वो क्या कह रहा था कि एफ प्राइम ऑफ एक्स एन कब 0 होगा, अगर हमारे पास हम किसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा करें तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। देखिए ना, ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर जो कि एग्जैक्ट सोल्यूशन को शो कर रहा है, इस पॉइंट के ऊपर जब मैं टेंजेंट लाइन ड्रा करूंगा तो ये तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, और जो एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन होती है उसकी स्लोप तो 0 होती है, तो यहाँ पर जो है ना ये वाला मेथड फेल हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना आप, क्योंकि डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, डेरिवेटिव 0 हो गया तो उसके बाद हम न्यूटन्स मेथड को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, ओके। अब हम जो लास्ट वाला पॉइंट उसको भी देख लेते हैं। समटाइम्स द अप्रोक्सीमेशन डोंट कन्वर्ज टू अ सोल्यूशन। इसकी मिसाल तो मैंने आपको दे दी है। देखिए ना, हमने जब 1.4 इनिशियल गैस लिया था और एक्स इज इक्वल टू 1 हमने इनिशियल गैस लिया था, तो दोनों केसेस में वो सोल्यूशन को कन्वर्ज नहीं कर रहा था। तो आपका जो इनिशियल गैस है वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल भी उसने कोट की है, इसको भी आप देख लें। कंसीडर द इक्वेशन, ये आपके पास इक्वेशन है एक्स की पावर 1/3 गोस टू 0। द ओनली सोल्यूशन इज एक्स इज इक्वल टू 0। ये इसका सोल्यूशन उसने बता दिया हमें पहले ही। लेट्स अप्रोक्सीमेट इट बाय न्यूटन्स मेथड। अब हम न्यूटन्स मेथड से, जो कि आइटरेटिव मेथड है, उसके जरिए हम इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं, जो कि न्यूमेरिकल सोल्यूशन होगा। विद इनिशियल गैस x1 इज इक्वल टू 1। हमने जो इनिशियल गैस लिया है वो 1 लिया है, जबकि इसका सोल्यूशन 0 हमें पता है पहले ही। अब 1 और 0 में डिफरेंस है, तो ये तो काफ़ी हमने दूर ले लिया ना। तो ये जो इनिशियल गैस है ये कैसे मसला क्रिएट करेगा हम देख लेते हैं। वी गेट द फॉलोइंग फार्मूला। एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स की पावर 1/3 है, इसका आप डेरिवेटिव भी ले लें पावर रूल लगा के, और फंक्शन को और उसके डेरिवेटिव को आप एक्स एन पर, मतलब देखिए एक्स था ना फंक्शन में, तो हमने एक्स को रिप्लेस कर दिया एक्स एन से, डेरिवेटिव में भी एक्स एन होगा, एक्स होगा तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे एक्स एन से, तो ये आ गया। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास -2 इंटू एक्स एन आ जाएगा, ठीक है। अब ज़रा हम फर्स्ट आइट्रेशन करते हैं। जब आप फर्स्ट आइट्रेशन करेंगे तो यहाँ पे n की जगह आप 1 रखें तो 1 + 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे x1 हो जाएगा, यहाँ पे x1, यहाँ पे x1, और x1 हमने क्या चूज़ किया है, 1 चूज़ किया है। प्लग इन x1 इज इक्वल टू 1 एंड देन फॉलोइंग अप्रोक्सीमेट टू सी दैट द वैल्यूज डू नॉट कन्वर्ज। ये आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे हमने एक एग्जांपल देखी है जिसको मैंने आपको बता भी दिया था कि जब हमने 1.4 लिया तो वो किस तरह डाइवर्ज करते हैं। x1 आप यहाँ पे पुट करें तो यहाँ पे x2 की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड आइट्रेशन करेंगे तो आपको x3 की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप देखेंगे कि वो जो x2, x3, x4 की वैल्यूज आती जाएंगी, वो इस x जो कि एग्जैक्ट सोल्यूशन है वो इसको कन्वर्ज नहीं करेगी, वो किसी और जो है ना डायरेक्शन में ही जाएंगी। इस वजह से आपके पास इनिशियल गैस यहाँ पे ट्रू नहीं है, समझ गया। तो इसका जो है ना आपके पास न्यूटन मेथड यहाँ पे डाइवर्ज करेगा।
उसके बाद हमारे पास जो अगला थ्योरम है ये न्यूटन्स मेथड से रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारा डिटेल के साथ बता दिया है। ठीक है, 20-25 मिनट में हमने न्यूटन्स मेथड को डिस्कस किया है। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरम है वो है रोलेस थ्योरम। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, इसकी स्टेटमेंट को हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। मैं आप लोगों के लिए जूम कर देता हूँ, आपको शायद नज़र भी नहीं आ रहा। ओके, इसकी स्टेटमेंट को मैं पढ़ता हूँ एक दफ़ा। लेट एफ be differentiable on the open interval AB and continuous on the interval closed interval AB। ओपन इंटरवल AB पर वो डिफरेंशियबल है और जो फंक्शन है क्लोज इंटरवल AB पर कंटिन्यूस है। इफ f of A is equal to f of B and both are equal to 0, मतलब कि आपके पास जो इंटरवल का एंड पॉइंट है उन दोनों एंड पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन जो है ना वो जीरो के इक्वल है, फंक्शन की वैल्यू जीरो है, मतलब वो एक्स एक्सिस को टच करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। देन देयर इज एट लीस्ट वन पॉइंट सी इन ए बी वेयर एफ प्राइम ऑफ सी इक्वल टू जीरो। अब वो जो एफ प्राइम ऑफ सी इक्वल टू जीरो है वो सी पॉइंट कौन सा होगा, वो बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट होगा। अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ नहीं आई तो इसका एक आसान वर्जन भी है। रोलेस थ्योरम में देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है। रोलेस थ्योरम सेज एसेंशियली दैट फॉर अ सर्टेन काइंड ऑफ फंक्शन इफ इट क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट देन देयर इज वन पॉइंट बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स वेयर द डेरिवेटिव ऑफ एफ इज जीरो। मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जो कि एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे जो है ना वो इंटरसेक्ट करता है, इसका मतलब है कि उन दो के दरमियान एक पॉइंट होगा जहाँ पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, मतलब दो के दरमियान एक क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरह से जो रोलेस थ्योरम है ये इस तरह बात की तरफ भी इशारा करता है कि जब इस तरह का आपके पास सिचुएशन होगी जो कि मैंने अभी आपके सामने स्टेटमेंट पढ़ी है, तो हमारे पास जो है ना वो रिलेटिव मैक्सिमम रिलेटिव मिनिमम एग्जिस्ट होने के चांसेस हैं। सही है ना। सो इसकी एक एग्जांपल है और उस एग्जांपल का ग्राफ भी हमारे पास है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल एवरीवेयर। मतलब वो जो साइन एक्स फंक्शन हमारे पास वो कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशियबल भी है हर जगह पे। इसका मतलब है कि अगर हम कोई एक रेस्ट्रिक्टेड डोमेन लेते हैं, हेंस कंटिन्यूस ऑन 0 to 2 पाई, 0 से 2 पाई पर भी कंटिन्यूस होगी क्योंकि हर जगह पर जो कंटिन्यूस और डिफरेंशियबल है, तो 0 से 2 पाई भी हमारे पास एक हमने डोमेन ले ली है, उस पर भी वो कंटिन्यूस और डिफरेंशियबल होगी। ओके, आल्सो एफ ऑफ ज़ीरो जो है ना वो ज़ीरो के बराबर है क्योंकि साइन 0 0 होता है ना, और एफ ऑफ 2 पाई वो भी हमारे पास ज़ीरो के बराबर है क्योंकि साइन 2 पाई 0 होता है। इसका मतलब है कि एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो है। अब यहाँ पे रोलेस थ्योरम की जो हाइपोथेसिस है वो ट्रू हो जाती है। अगर आखिरी वाले दो पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो है तो मतलब दरमियान में कोई एक पॉइंट सी होगा जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव जो होगा वो ज़ीरो के बराबर होगा। ओके, इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो साइन एक्स का डेरिवेटिव काज एक्स आता है, तो मतलब एफ प्राइम ऑफ सी, ये सी कोई नंबर है जो कि 0 और 2 पाई के दरमियान है, एफ प्राइम ऑफ सी जो कि कॉज सी होता है। अब यहाँ से आपने सी की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉज को इधर लेके आए तो कॉज इन्वर्स बनेगा। ठीक है ना। अब ये ज़ीरो कैसे आया यहाँ पे, क्योंकि रोलेस थ्योरम यही कह रहा था ना कि जब फंक्शन जो है वो इंटरवल के एंड पॉइंट्स के ऊपर ज़ीरो वैल्यू रखता है तो इंटरवल के दरमियान कोई नंबर होगा जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, तो ये ज़ीरो वहाँ से आया है। तो यहाँ से कॉज इन्वर्स ज़ीरो बनेगा। अब कॉज इन्वर्स कहाँ कहाँ ज़ीरो होता है, 0 और 2 पाई के दरमियान कॉज कहाँ कहाँ ज़ीरो होता है, वो आपको मैं यहाँ ग्राफ से समझा देता हूँ। देखें ज़रा, हमारे पास जो कॉज फंक्शन होता है, सॉरी साइन फंक्शन होता है, ये साइन का ग्राफ है क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो साइन एक्स है, ये साइन का ग्राफ है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम छोटा सा इंटरवल ले लेते हैं 0 से लेके पाई तक, तो 0 और पाई पर जो साइन है वो साइन का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब 0 और पाई के दरमियान कोई नंबर होगा जिस नंबर को हम सी कह रहे हैं जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो 0 के बराबर होगा। अब ये जो पाई नंबर है, पाई बाई टू, सॉरी पाई बाई टू एक नंबर है, और इस पाई बाई टू पर अगर मैं फंक्शन का डेरिवेटिव लूँ, साइन एक्स फंक्शन है ना, साइन एक्स का डेरिवेटिव लूँगा तो कॉज एक्स आएगा। कॉज एक्स जो है ना उसमें एक्स की जगह आप पाई बाई टू रखें तो कॉज पाई बाई टू हमेशा 0 ही होता है, मतलब इन दो पॉइंट्स के दरमियान ये नंबर सी है अगर मैं छोटा सा इंटरवल लूँ तो। अच्छा, अगर मैं ये इंटरवल लूँ, देखिए ये पाई बाई टू है, ये पाई है,
ये यहाँ पे 2 पाई आता है, उसने गलती से लिख दिया है, ये पाई है, फिर यहाँ पे 3 पाई/2 जो कि 270 होता है, फिर यहाँ पे 360 आता है, 2 पाई होता है। अगर मैं पाई से लेकर 2 पाई तक इंटरवल ले लेता हूँ, देखिए साइन का जो ग्राफ है वो पाई पर और 2 पाई पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है ना। तो मतलब पाई और 2 पाई के दरमियान कोई नंबर सी होगा जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव जो होगा वो 0 वैल्यू देगा। तो ये जो 3 पाई/2 है जो कि 270 होता है, अगर हम गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव लें, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स, कॉज 3 पाई/2 लेंगे तो हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रिलेटिव मिनिमम एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे रिलेटिव मैक्सिमम एग्जिस्ट करता था, क्योंकि हमें पता है कि जो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं वहीं पे रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम एग्जिस्ट करता है, सही है। सो ये रोलेस थ्योरम की स्टेटमेंट थी, इसको हमने विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। अच्छा, अब हम ज़रा रोलेस थ्योरम से आगे एक और थ्योरम है जो कि मीन वैल्यू थ्योरम है, और मीन वैल्यू थ्योरम जो है ना वो समझने के रोलेस थ्योरम की एडवांस फॉर्म है। तो मीन वैल्यू थ्योरम को हम प्रूव करते हैं और उसकी स्टेटमेंट को सबसे पहले हम देख लेते हैं। इसको एक दफ़ा आप जो है ना वो पढ़ लीजिएगा ताकि आपको मीन वैल्यू थ्योरम की अंडरस्टैंडिंग हो जाए थोड़ी बहुत। ओके, मीन वैल्यू थ्योरम को हम स्टार्ट करते हैं। दिस सेज बेसिकली दैट अंडर द राइट कंडीशंस अ फंक्शन विल हैव द सेम स्लोप फॉर द टेंजेंट लाइन एट अ पॉइंट एज दैट ऑफ अ सर्टेन सीकेंट लाइन। सो इसका मतलब क्या है, पहले मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ, उसके बाद हम जो मीन वैल्यू थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। अच्छा, वो क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास ये कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ हमारे पास गिवन है, ठीक है, इस फंक्शन के ऊपर हम ये यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन बनाते हैं, मतलब फंक्शन के ग्राफ को एक पॉइंट पे टच करके गुजरती है तो वो टेंजेंट लाइन है, और फंक्शन के ग्राफ को अगर 2 पॉइंट पे टच करके कोई लाइन गुजरती है तो वो सीकेंट लाइन होती है। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि हमारे पास, इसको एक तो मैं फिर आपको दिखा देता हूँ कि जो टेंजेंट लाइन की स्लोप है और जो सीकेंट लाइन की स्लोप है वो हमेशा बराबर होगी। मीन वैल्यू थ्योरम का ये मतलब है। ओके, अब हम इसकी ज़रा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। लेट एफ बी डिफरेंशियबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी। यही वाली कंडीशन अगर हम याद करें तो रोलेस थ्योरम में भी थी। एंड कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, यही वाली कंडीशन रोलेस थ्योरम में भी थी। ओके, then there is at least one point C in AB where f prime of C is equal to f of B minus f of A divided by B minus A। देखे ना, जो रोलेस थ्योरम था उसने क्या कहा था कि अगर कोई फंक्शन किसी ओपन इंटरवल पर डिफरेंशियबल हो और क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस हो तो ओपन इंटरवल के दरमियान एक पॉइंट लाई करेगा जहां पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा। अब मीन वैल्यू थ्योरम क्या कह रहा है कि जो कि सिंपल वर्ड में ये था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन और स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन जो होती है ना वो हमेशा बराबर होती है, ठीक है, अंडर सर्टेन कंडीशंस। और वो कंडीशन यही वाली है, डिफरेंशियबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी एंड कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। ओके, अब हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं, ठीक है। प्रूफ ऑफ एम वी टी स्टैंड फॉर मीन वैल्यू थ्योरम। ये ग्राफ आप ज़रा इसको एक दफ़ा हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके प्रूफ पे जाते हैं। देखिए हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एफ एक्स कोई फंक्शन है जिसका हमारे पास ये ग्राफ गिवन है, ठीक है। अब मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि इस ग्राफ के ऊपर जो टेंजेंट लाइन है, लेट्स सपोज ये पॉइंट है जिसके ऊपर मैंने पेन रखा हुआ है, इस पॉइंट के ऊपर हम एक लाइन ड्रा करते हैं जिसे हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। अच्छा, एक और लाइन जो कि पॉइंट ग्राफ के ऊपर ही पॉइंट ए से पॉइंट बी पर है, ये दो पॉइंट्स को टच करके गुजर रही है, और ये लाइन कौन सी है, सीकेंट लाइन है। मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि इस टेंजेंट लाइन और इस सीकेंट लाइन की जो स्लोप है वो बराबर होगी, ठीक है। वैसे तो हमें पता है कि जो दो पैरेलल लाइंस होती हैं उनकी स्लोप इक्वल होती है, ये तो हमने सेकंड ईयर में पढ़ा हुआ है। सो बाय द वे हम इसकी जो प्रूफ है वो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम दिस फिगर वी हैव द फॉलोइंग, स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन ज्वाइनिंग ए बी। अब आपके पास ये दो पॉइंट्स है ए और बी, दो पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, इन दोनों की स्लोप हम किस तरह फाइंड करते हैं, स्लोप का फार्मूला आपको पता है। स्लोप बेसिकली हमने इस लेक्चर के स्टार्ट में भी किया था जब हम न्यूटन्स मेथड का फार्मूला डेवलप करने के लिए हम वो ग्राफ में दो पॉइंट्स की स्लोप फाइंड कर रहे थे। सो ये दो पॉइंट्स हैं, ए कॉमा एफ ऑफ ए, बी कॉमा एफ ऑफ बी। 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला जो है ना वो लगाएं ज़रा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1
ये m के बराबर होता है, मतलब दो पॉइंट्स अगर हमारे पास प्लेन में गिवन हो तो उन दोनों को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है उस लाइन की हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने उस टाइम भी लिखा था। देखिए हमारे पास दो पॉइंट्स हैं x1, y1 और x2, y2। इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन बनती है, और इसकी स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, m जो होती है वो स्लोप होती है m इज इक्वल टू y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2, या आप ऊपर माइनस का अमल लें नीचे माइनस का अमल लें तो ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, और y1 को हम f ऑफ x1 लिख सकते हैं और y2 को हम f ऑफ x2 लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला मैंने आपको पहले भी दिखाया था। सो इस फार्मूले के ज़रिए हमने स्लोप फाइंड करनी है, और जो लीनियर इक्वेशन होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ है। तो इसको इसमें जो m होता है बेसिकली वो क्या होता है, m बेसिकली स्लोप होता है, और जो c होता है वो y इंटरसेप्ट होता है। सो बाय द वे यहाँ पे एक और पॉइंट है जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है। वी एफ एक्स किसके बराबर है, वी एफ एक्स बराबर है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन कर्व एफ ऑफ एक्स एंड सीकेंड लाइन थ्रू ए एंड बी। मतलब आपके पास ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है और ये आपके पास सीकेंड लाइन है ए से बी। एफ ऑफ एक्स के ग्राफ और सीकेंड लाइन, जो सीकेंड लाइन ए बी है, इसके दरमियान जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो बेसिकली वी ऑफ एक्स है। सही है ना, ये आपने याद रखना है, अभी हम इसको यूज़ करने लगे हैं। तो इसी कंसेप्ट को हमने यहाँ पे यूज़ करना है कि इस एफ ऑफ एक्स और ये जो सीकेंट लाइन ए बी है इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए ज़रा यहाँ पे वी एफ एक्स दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सीकेंट लाइन ए बी एंड द कर्व एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है बेसिकली ये सीकेंट लाइन की इक्वेशन है जो कि हमने 12th ग्रेड में पढ़ी हुई थी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वेयर m इज स्लोप between of 2 points and c is the y intercept। so basically उसको यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, since f of x is continuous on a b स्टेटमेंट में गिवन है जो कि मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट है, एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए बी गिवन है। अगर मैं यहाँ से x को रिप्लेस कर दूँ a से तो v of a 0 आएगा, और अगर मैं x को रिप्लेस कर दूँ b से तो v of b हमारे पास 0 आएगा, ठीक है। सो v of x सेटिस्फाइज द एजम्पशन ऑफ रोलेस थ्योरम। देखें ना, फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, और ये एंड पॉइंट्स के ऊपर 0 भी आ गया है जहाँ पे हमने x को a और b से रिप्लेस किया है। इसका मतलब है ये तो सारा रोलेस थ्योरम बन गया। जब रोलेस थ्योरम की स्टेटमेंट को ये सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब ये है कि a और b के दरमियान कोई ओपन इंटरवल a और b के दरमियान कोई पॉइंट c एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे v प्राइम ऑफ c इक्वल टू 0 होगा। तो ये हमने यहाँ पे रोलेस थ्योरम की स्टेटमेंट को यूज़ किया है। ओके, यहाँ पर हमने करना क्या है कि इसका ये तो हमने जो है ना वो कंक्लूड कर लिया कि v प्राइम ऑफ c इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। अब हम इसका v प्राइम फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम इस ये जो v ऑफ x है इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। देखिए ये f ऑफ a को कांस्टेंट नंबर होगा जो कि y इंटरसेप्ट है, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। a का डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा, ठीक है। x का डेरिवेटिव 1 आएगा, ये सारा कांस्टेंट है ना, तो इसका डेरिवेटिव हम नहीं ले सकते क्योंकि ये वेरिएबल के साथ है, x के साथ, ठीक है। तो x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे f ऑफ x का डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x आ जाएगा। सो जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास कौन सी फॉर्म बनती है देख लें आप, v प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ x माइनस दिस वन। ओके, ये कांस्टेंट जो कि स्लोप थी बेसिकली। अच्छा, अब हम x को रिप्लेस करते हैं c से, यहाँ भी c आ गया, यहाँ भी c आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब हम ज़रा देखते हैं v प्राइम ऑफ c 0 के बराबर था ना, थोड़ी देर पहले हमने देखा था। इसकी जगह हम 0 पुट करते हैं तो f प्राइम ऑफ c किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। इसको आप तो यहाँ पे 0 पुट करें और यहाँ से ये वाली जो टर्म है ये माइनस है और इस साइड पे आके प्लस हो जाएगी, तो ये f प्राइम ऑफ c इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई b माइनस a आ जाएगा। आई होप सो आपको ये जो मीन वैल्यू थ्योरम है इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर बेसिकली हमने रोलेस थ्योरम की स्टेटमेंट को और फार्मूले को यूज़ किया है, ठीक है। सो ये लेक्चर आई थिंक सो थोड़ा सा लेंथी हो गया है क्योंकि इसमें हमने न्यूटन्स मेथड को जो है ना वो डिटेल के साथ डिस्कस किया है। सो हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 25 होगा। इस लेक्चर में अगर किसी को कोई इशू है इस लेक्चर के हवाले से, कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना है, तो मैं अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है, जो ईमेल एड्रेस है, वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।